अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं किरण आफ्ताब। एक मैसेज आया और अरबों रुपए बच गए। रिंग रोड रावलपिंडी स्कैंडल में अरबों रुपए खाए नहीं गए, बचाए गए। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ऐसा दावा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि नामालूम शख्स ने वजीर आजम को मैसेज करके मंसूबे में खराबी का बताया। इमरान खान ने एक्शन लेते हुए तहकीकात का हुक्म दिया। फवाद चौधरी का यह भी कहना था कि मंसूबे में तब्दीली से मुताल्लिक वजीर आजम से गलत बयानी की गई। इब्तदाई तहकीकात में पता चला कि नक्शा तब्दील किया गया है, मकसद कुछ लोगों को फायदा पहुंचाना था। रिंग रोड का जो मामला है, ये स्कैंडल ये नहीं है अरबों रुपया खा लिया गया। ये स्कैंडल ये है कि अरबों रुपया खाने से बचा लिया गया। वज़ीर आज़म साहब को एक एनोनिमस मैसेज आया जिसमें उन्होंने क्लेम किया कि मैं इंजीनियर हूँ, रावलपिंडी में इसी प्रोजेक्ट में वो काम करते हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म साहब को ये लिखा कि इस प्रोजेक्ट की जो अलाइनमेंट है उसको तब्दील किया गया है। वज़ीर आज़म साहब ने पूछा क्या इसकी अलाइनमेंट तब्दील की गई है, और उनको कहा गया कि नहीं जी, कोई अलाइनमेंट तब्दील नहीं की। वज़ीर आज़म साहब ने एक इंडिपेंडेंट तहकीकात का फैसला किया। इब्तदाई फैक्ट शीट आई, पता चला कि ना सिर्फ ये कि अलाइनमेंट तब्दील की गई है, बल्कि 29 किलोमीटर इसको बढ़ा दिया गया है अटक की तरफ। कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाना था। एंटी करप्शन को और जो मुतल्लिका इदारे हैं वो अब इसकी मुकम्मल तहकीकात जो है वो करने जा रहे हैं। इस सब के बाद भी मुस्लिम लीग नून ने फिर हुकूमत पर इल्जामात की बारिश कर दी। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हुकूमत का हर वजीर करप्शन में मुलव्वस है। अब रिंग रोड का केस सामने आ गया, इसमें अरबों रुपए की करप्शन की गई। अब फिर रिपोर्ट बनेगी लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। एहसन इकबाल बोले रिंग रोड स्कैंडल के जिम्मेदार इमरान खान है। अब खदशा है कि रिकॉर्ड तब्दील कर दिया जाएगा। लीगी रहनुमाओं के हुकूमत पर ताबड़तोड़ हमले। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं रिंग रोड मंसूबे में अरबों रुपए की करप्शन सामने आई है। हर वजीर पे करप्शन का केस है। रिंग रोड का केस आ गया, सैकड़ों अरब की करप्शन है। अब फिर एक रिपोर्ट बनेगी, फिर बातें होंगी। कोई आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ आज तक। कोई शख्स वज़ीर आज़म के दफ्तर में ऐसा नहीं है जो आज पैसे नहीं बना रहा। कोई शख्स ऐसा नहीं है। हर किस्म के स्कैंडल में मुलव्वस नहीं है। नायब के चेयरमैन को नजर नहीं आता, लेकिन नायब के चेयरमैन को भी एक दिन जवाब देना होगा। एहसन इकबाल ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रिंग रोड मंसूबे के रिकॉर्ड में तब्दीली का खदशा जाहिर कर दिया। इमरान खान और उस्मान बुज़दार रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे के मुजरिम हैं। हमें ये खदशा है कि ये मौजूद रहेंगे तो ये रिकॉर्ड तब्दील कर लेंगे। जहाँ पर ऑपोजिशन नज़र आती है वहाँ पे नैब जो है वो 10 आंखों के साथ देखता है और उसको झूठ भी सच नजर आता है। एहसन इकबाल का मजीद कहना था कि इमरान खान मुल्क में करप्शन माफिया की सरपरस्ती कर रहे हैं। वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने रिंग रोड स्कैंडल की रिपोर्ट पर बड़ा एतराज़ उठा दिया। काबीना इजलास के दौरान बोले पंजाब हुकूमत ने उनके खिलाफ साजिश करते हुए गलत TORs बनाए। वजीर आजम ने भी पूछ लिया रिपोर्ट में आपका नाम कहीं नहीं है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की। फवाद चौधरी ने रिंग रोड स्कैंडल में किसी वजीर या मुशीर के मुलव्वस होने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। अब्बास शबीर की रिपोर्ट। वफाकी काबीना बैठक में रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल की गूंज। वजीर हवाबाजी ने बड़ा एतराज उठा दिया। कहा पंजाब हुकूमत ने मेरे खिलाफ साजिश करते हुए गलत TORs बनाए। वजीर आजम बोले मामले में आपका नाम नहीं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की। गुलाम सरवर खान ने जवाब दिया सोशल मीडिया पर तो मेरा ही नाम गर्दिश कर रहा था। वजीर आजम ने कहा हम न रोकते तो रिंग रोड बड़ा स्कैंडल बन जाता। मामले की इंक्वायरी खुद कर रहा हूँ। फवाद चौधरी ने बताया कि इब्तदाई रिपोर्ट में किसी हुकूमती शख्सियत का जिक्र नहीं। पीपल्स पार्टी या नून लीग वाले होते तो मामला ही दबा दिया जाता। ना तो जुल्फी बुखारी साहब का इस रिपोर्ट में कोई तज़किरा है, ना ही गुलाम सरवर खान साहब का कोई तज़किरा है। जुल्फी बुखारी साहब ने जो रिजाइन किया है वो एज अ मॉरल हाई ग्राउंड किया है। फवाद चौधरी कहते हैं नून लीग वाले रिपोर्ट पढ़ लेते तो गलत बयानी ना करते। रिंग रोड की तहकीकात वज़ीर आज़म इमरान खान के निज़ाम में तब्दीली के नारे की मिसाल है। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फर्रुख हबीब कहते हैं वज़ीर आज़म ने रिंग रोड से मुताल्लिक सबसे पहले कमिश्नर से पूछताछ की। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की इंक्वायरी में कमिश्नर मुलव्वस पाए गए। जुल्फी बुखारी और गुलाम सरवर का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। वो समा के प्रोग्राम 7 से 8 में गुफ्तगू कर रहे थे। आपको जो मैसेज रिसीव हुआ उसके ऊपर उन्होंने इसकी जब इंक्वायरी करवाई तो उन्होंने सबसे पहले तो जो है वो कमिश्नर से पूछा
कि भाई इसके कोई तब्दीली हुई है, चेंजेस हुई है। उन्होंने कहा जी नहीं, कोई मेरे में तो नहीं है, कोई चेंज नहीं हुआ। जब इसके ऊपर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई, प्रॉपर इंक्वायरी करवाई गई, तो उसमें सारी चीज़ें खुल के सामने आ गई कि किस तरीके से जो है वो कमिश्नर वहाँ पर इन्वॉल्व हैं, और उसी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के मुताबिक उनके भाई वहाँ पर जो है वो ज़मीनें परचेज़ कर रहे थे। देखें, जो ज़िम्मेदारान है, मोस्टली तो प्राइमरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कमिश्नर के ऊपर थी, और उनके साथ जो स्टाफ जो सारी मामलात के अंदर ज़िम्मेदार था, उनकी जो प्राइमरी तौर के ऊपर चीज़ें सामने आ रही हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर सामने आ रही है। 3 जायदादें 3 कहानियां। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जायदादें नीलाम होने का वक्त आया तो 1, 2 नहीं 3 नए दावेदार सामने आ गए। शेखुपुरा की ज़मीन, लाहौर के बागात और घर की नीलामी रुकवाने के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरखास्तें दायर कर दी। डीसी शेखुपुरा ने बोली के लिए 20 मई की तारीख भी मुकर्रर कर दी। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। नैब का इश्तिहारी नवाज शरीफ की जायदादें नीलाम करने का फैसला, मगर बोली से पहले नया मोड़। 3 दावेदार सामने आ गए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में नीलामी रुकवाने के लिए अलग अलग दरख्वास्तें दायर कर दी। रायवंड के बागात ठेके पर लेकर सरमाया मैंने लगाया। किन्नू, जामा, नमरूद और चिकंदर के बागात नीलाम होने से मेरा नुकसान होगा, लाहौर के शहरी असलम अजीज का दावा। शेखुपुरा के अशरफ मलिक ने तो यहाँ तक कह दिया, मियाँ साहब ज़रिया राजी 75 मिलियन में मुझे बेचकर जेल चले गए। हतमी मुआहदा ना हो सका, ये जमीन नहीं बिक सकती। तीसरे दरख्वास्त गुजार मियाँ इकबाल बरकत का अपर माल वाले घर का मालिक होने का दावा। कहा इत्तेफाक ग्रुप की सेटलमेंट में ये घर बरकत फैमिली को मिल चुका। तीनों दावेदारों ने नीलामी का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी। नवाज शरीफ को तोशाखाना रेफरेंस में गुज़श्ता बरस अक्टूबर में एहतसाब अदालत ने इश्तिहारी करार दिया था, जिसके बाद जायदाद जब्तगी और नीलामी का फैसला किया गया। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा ने बोली के लिए 20 मई की तारीख भी मुकर्रर कर रखी है। आगे जानिए, छोटी सी बारिश, बड़ा नुकसान। शहबाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी से मुताल्लिक हुक्म पर अमल दरामद की दरख्वास्त हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। जस्टिस अली बाकर नजफी कल इस पर समाअत करेंगे। शाहिद हुसैन की रिपोर्ट देखिए। एतराज खत्म, दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। शहबाज शरीफ की मुश्किल आसान हो गई। अपोजिशन लीडर की दरख्वास्त पर हाई कोर्ट ऑफिस ने एतराज लगाया। जस्टिस अली बाकर नजफी ने मामले की समाअत करते हुए एतराज खत्म कर दिया और दरख्वास्त बेंच के रूबरू लगाने की हदायत की। ऑफिस ने इस वजह से एंटरटेन नहीं किया कि कोविड एसओपीज की वजह से सिर्फ अर्जेंट नौयत के केसेस सुने जा रहे हैं। उस कंटेम्प्ट पिटीशन के साथ हमने मेन पिटीशन में कोर्ट के ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन की सीएम फाइल की थी। उस पर ऑफिस ऑब्जेक्शन था कि ये मेंटेनेबल नहीं है, तो उस पर हमने कोर्ट को असिस्ट किया है। तो कोर्ट ने ऑफिस ऑब्जेक्शन जो है वो ओवर रूल करते हुए केस को दरख्वास्त में कहा गया है कि अदालत ने इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी, मगर इसके बावजूद हुकूमत ने रोक दिया। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि हुकूमत अपनी चोरी बचाने के लिए हर इल्जाम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर डाल देती है। सारा रिकॉर्ड नैब के पास, सारा रिकॉर्ड हुकूमत के पास, सारा रिकॉर्ड एफआईए के पास, सारा रिकॉर्ड 58 रेफरेंस के अंदर जिस वक्त दायर है। शहबाज शरीफ को इसलिए जाने नहीं दिया जा रहा कि वो रिकॉर्ड को टेम्पर कर सकते हैं। कौन सा टेम्पर करना है रिकॉर्ड शहबाज शरीफ ने? शहबाज शरीफ वजीर आला पंजाब है। इधर एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग, रमजान शुगर मिल्स और आशियाना केसेस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पेश हुए। जज के तबादले की वजह से समाअतें बगैर कार्रवाई 14 जून के लिए मुलतवी कर दी गयी। कैमरामैन खावर महमूद के साथ शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। और अब खबर कराची के बदलते मौसम की। कराची में मिट्टी के तूफान के साथ बारिश हुई। तेज़ आंधी के झक्कड़ भगोले बनाते और बारिश बरसाते शहर में दाखिल हुए। मुख्तलिफ हादसात भी हुए। खातून समेत 4 अफराद जाँ भाग हुए। आए चुंदरीगा रोड पर निजी बैंक की इमारत की धाती शीट्स नीचे आ गिरी। थोड़ी सी बारिश से के इलेक्ट्रिक के 300 फीडर्स ट्रिप कर गए। अल्लाह अकबर। जिस तूफान के आने का कोई इम्कान नहीं था वो आया, छाया और महकमा मौसमियात की साख खराब करके चला गया। तेज आंधी के झक्कड़ बगोले बनाते और बारिश बरसाते हुए शहर में दाखिल हुए। आगे कुछ भी नहीं दिख रहा। ये कायज़ आज़म के मज़ार के पास वाला रोड है, ये मज़ार है।
और 2 दिन तक तंदूर की तरह तपते शहर को ठंडा ठार कर कर चले गए। मगर ये सब इतना खुशगवार नहीं था। अचानक अंधेरा छाया, आंधी के झक्कड़ इतने तेज चले, लोगों ने परेशानी में घरों को दौड़ लगा दी। आंधी और बारिश के बायस मुख्तलिफ हादसात में लोगों की जानें भी गईं। बल्दिया टाउन की डब्बा कॉलोनी में छत गिरने से खातून सलीमुन्निसा और वहीद नामी शख्स जाँ बहक हुआ। शेरशाह की मोहम्मदी कॉलोनी में दीवार गिरने से 10 साला बच्चा जाँ बहक हुआ। सईदाबाद में भी दीवार गिरने से 45 साला नासिर जिंदगी की बाजी हार गया। आंधी इतनी तेज थी कि आई चंडीगढ़ रोड पर वाक़या बैंक की इमारत की धाती शीट्स नीचे गिर गईं। गाड़ियां गई। राशिद मिनाज रोड पर वाक़े मशहूर शॉपिंग मॉल का साइन बोर्ड आ गिरा। 2 लोग नीचे भी दबे, मगर खुशकिस्मती से ज्यादा चोटें नहीं आईं। टेंसो हाल में मखदूश इमारत भी आंधी को बर्दाश्त न कर सकी। खस्ता हाल इमारत का जीना गाड़ियों पर आ गिरा। आंधी और बारिश के साथ ही कराची के कई इलाकों को बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। मलीर मॉडल कॉलोनी, लियाकताबाद, नाजमाबाद, न्यू कराची, सुरजानी टाउन, फेडरल बी एरिया, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजमाबाद, नया नाजमाबाद, लियारी, गुलिस्तानी जौहर, गुलशन इकबाल, लांडी और कोरंगी में बिजली चली गई। के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ था कि 1900 में से 1600 फीडर से बिजली की फराहमी जारी रही। 300 फीडर से भी बतदरीज बिजली बहाल कर दी गई। हादसे एकदम नहीं होते, तूफान यकायक नहीं आते। मौसम का हाल बताने वाले बादलों की चाल न समझ सके। कराची में बारिश न होने की पेशगोई गलत साबित हुई। महकमा मौसमियात वाले कल तक क्या कहते थे और गलत पेशगोई के बाद अब क्या वजाहतें दे रहे हैं, हम आपको बताते हैं। जो था कराची में इम्कान नहीं रहा बारिश का, कराची में इम्कान नहीं रहा बारिश का। जो बताते हैं मौसम का हाल, ना समझ सके बादलों की चाल। कराची में नहीं होगी बारिश, यही था महकमा मौसमियात का ख्याल। बारिश का जो था कराची में इम्कान नहीं रहा बारिश का। अल्लाह अकबर। मगर फिर आए बादल काले, मेघा बरसी तो खुश हो गए कराची वाले। वजाहत देते रह गए गलत पेशगोई करने वाले। बेसिकली ये उसी साइक्लोन के ही असरात थे, और दूसरा ये कि जो मुसलसल गर्मी पड़ रही थी 3 दिन से, तो उसकी वजह से भी कुछ लोकल हीटिंग की वजह से बादल बनते हैं, तो उसके नतीजे में ये दस्त काम आया। बारिश तो है समंदरी तूफान का असर, मगर महकमा मौसमियात रहा इससे बेखबर। अरबों की ज़मीन पर करोड़ों के जानवर। बिलावल हाउस कराची की इंतज़ामिया ने शहर के पौश तरीन रिहायशी इलाके में जानवरों का बाड़ा बना डाला। 4 अफराद की सरदारी फैमिली के लिए दर्जनों भैंसें, ऊंट और बकरियां रख ली गईं। अब बदबू की वजह से इलाका मकीनों का रहना मुश्किल हो गया। बिलावल हाउस के पड़ोसियों के लिए घरों की खिड़कियां खोलना मुहाल हो गया। बिलावल हाउस के अतराफ कई मकानात 2011 से 2013 के दरमियान उस वक्त खरीद कर गिराए गए जब गैंग वॉर उरूज पर थी। ये है कराची का पौश तरीन इलाका क्लिफ्टन। यहाँ खूबसूरत बाग इब्ने कासिम से लेकर अहम मुल्कों के बड़े बड़े कौंसिल खाने, शॉपिंग मॉल्स और स्काई स्क्रैपर्स के साथ शहर के महंगे तरीन रेस्टोरेंट्स भी मौजूद हैं। यहाँ के बड़े बड़े घर शहर के पुराने रऊसा का मस्कन है, लेकिन आजकल क्लिफ्टन ब्लॉक 3 के मकीन एक बहुत ही बदबूदार मसले से दो चार हैं। आपको अपनी नाक पे जो है मास्क जो है डबल कर देनी होगी, क्योंकि इतनी बदबू है चारों तरफ कि आप सही तरीके से सांस ले नहीं सकते। और फिर जब आप चारों तरफ देखते हैं तो वही हाल है जैसे कि सारे शहर का है। और अगर आप इस गली से गुजरेंगे तो तकरीबन सारे घर जो है इनकी खिड़कियाँ बंद होती हैं। हम सारा दिन जो है एसी की हवा में जीते हैं, बाहर जाएं तो हमें साफ़ हवा मिलती नहीं, हमें फिर गाड़ी पे बैठ के जो है समंदर की तरफ रुख करना पड़ता है।
मीर तक ही मीर तो ये ना जान सके कि ये धुआं कहाँ से उठ रहा था, लेकिन क्लिफ्टन में फैली ये बदबू और ताफुन कहीं और से नहीं बल्कि सिंध सरकार के घर बिलावल हाउस से उठ रहा है, क्योंकि अब ये घर सिर्फ सियासत का नहीं बल्कि गलाजत का भी मरकज़ बन चुका है। वो कैसे, आइए हम आपको दिखाते हैं। ये वाला बिलावल हाउस तो आपने कई बार देखा होगा। यहाँ सियासतदान बैठकें लगाते हैं, इजलास होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, मगर अब जो बिलावल हाउस समा आपको दिखाएगा वो आज तक किसी कैमरे ने नहीं दिखाया होगा। जी हाँ, ये है भैंसों का बिलावल हाउस, बकरियों का बिलावल हाउस और ऊंटों का भी बिलावल हाउस। जी जनाब, तो एक तरफ तो बिलावल हाउस की सिक्योरिटी के नाम पर खयाबाने सादी का ये सर्विस रोड बंद है, जिसको आप देख भी सकते हैं, तो दूसरी तरफ हम आपको एक और चीज़ भी दिखाते हैं। यहाँ पर पूरा एक एनिमल फार्म है, उसकी जानिब भी हम आपको लेके चलते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं वो एनिमल फार्म भी जो है यहीं पर कायम है बिलावल हाउस के अंदर, जिसकी वजह से यहाँ पर रहने वाले लोग भी काफ़ी हद तक जो है वो परेशान दिखाई देते हैं इसकी बदबू से। आप देख सकते हैं कि एक ये व्यू आप लें यहाँ पे कि कितनी भैंसें जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। 4 अफराद पर मुश्तमिल जरदारी ख़ानदान की ज़रूरियात पूरी करने के लिए तो शायद एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 भैंसें ही काफ़ी होती, मगर यहाँ मौजूद दर्जनों भैंसें, बकरियाँ और ऊँट आखिर किसको दूध पिला रहे हैं? आप लोगों को भी ताज़ा दूध मिलता होगा ये चाय के लिए? हमें ताज़ा जर्सी ऊँटनी का दूध नहीं, हकीकत में मिलती है क्या? तो ऊँटनी का दूध अगर आप पीना चाहें मिल जाएगा? अबे झूठ बोल रहे हैं। फायदा कोई भी उठा रहा हो, मगर बिलावल हाउस के इन डंगरों से सबसे ज्यादा नुकसान महल्ले वालों का हो रहा है। यहाँ जो एनिमल फार्म बनाया है, हैरत होती है कि किस तरह से बनाया है। जो कानून के मुहाफिज हैं वही जो है कानून को इस तरह से जो है बिगाड़ रहे हैं। हर किस्म का जानवर वहाँ मौजूद है। इनके पास डंपर्स भी हैं जो उठाते, लेकिन कभी जब डंपर नहीं आता है 2-3 दिन तक, ये जब कचरा फैला होता है तो यानी कि घर के अंदर जो है हम रह नहीं सकते, यानी इतना हमारा बुरा हाल होता है कि हम तो फिर घर से निकल जाते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या किसी रिहायशी इलाके में ऐसे बाड़े कायम किए जा सकते हैं? साबिक एडमिनिस्ट्रेटर फ़हीमुज़्ज़मा इस बारे में क्या कहते हैं? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल कमर्शियल एक्टिविटी के ज़मरे में आता है और ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जा सकता। किसकी मजाल है कि बिलावल हाउस या किसी भी बड़े आदमी की, बिलावल हाउस का तो एक चूँकि बड़ा नाम है, नाम ले दिया, किसी भी बड़े आदमी की बकरी, गाय, भैंस को क्या केएमसी के लैंड डिपार्टमेंट वाले या हेल्थ डिपार्टमेंट वाले उनकी मजाल है कि वो उठा के ले जाए? या क्या एडमिनिस्ट्रेटर ही नहीं करनी? महल्ले वाले इस गैर कानूनी काम की शिकायत लेकर कमिश्नर के पास भी गए, मगर वो भी बिलावल हाउस के डंगरों के सामने बेबस निकले। अलबत्ता ये मुफ्त मशवरा जरूर दिया कि बिलावल भुट्टो जरदारी से खुद बात करके देख लें, क्या पता मसला हल हो जाए। और कमिश्नर कराची का ही क्या रोना, कमिश्नर कराची के बॉस को तो बिलावल हाउस के ये डंगर नजर ही नहीं आते। देखिए, एक तो जो आपने वो बाड़े की बात की, इसमें तो कोई हकीकत नहीं है और कोई भी ऐसे नहीं है, किसी ने भी ऐसे दे दी है खबर जो बदनीयती पर मुबनी है। मगर 3-4 हज़ार गज पर मौजूद ये बाड़े हमेशा से यहाँ नहीं थे। 2011 तक बिलावल हाउस के अतराफ बड़े बड़े बंगले थे, जिन बंगलों के लॉन्स में लगे फूलों की खुशबू से ये इलाका महकता था। मगर फिर एक एक करके ये बंगले गिरा दिए गए।
लॉन मलिया मेट कर दिए गए। इन बंगलों के मकीनों की जगह बिलावल हाउस के डंगरों ने ले ली। बदनाम ज़माना गैंगस्टर उज़ैर बलोच के मुताबिक बिलावल हाउस के अतराफ में कायम 40 से ज़ायद बंगलों को गैंगस्टर्स के जरिए ज़बरदस्ती औने पौने दामों में ख़रीदा गया। उस जीआईटी पर तो शक किया जा सकता है, लेकिन गूगल के सैटेलाइट कैमरों से हासिल होने वाली तस्वीर हर शुबे से बालातर हैं। इन तस्वीर में देखा जा सकता है कि बिलावल हाउस के अतराफ ये घर ऐन उसी ज़माने में गिराए जा रहे थे जब उज़ैर बलोच इस शहर की गलियों में इंसानी सरों से खुलेआम फुटबॉल खेल रहा था। और ठीक उसी ज़माने में ये बंगले शाही बाड़ों में तब्दील हो गए। शाही बाड़ों से पड़ोसी कितने ही परेशान हो, मगर ये शाही भैंसें बहुत खुश हैं जो क्लिफ्टन ब्लॉक 3 की सड़कों पर इठलाती और गोबर फैलाती एक बाड़े से दूसरे बाड़े तक ले जाई जाती हैं। हम थर समेत सिंध के दूर दराज और पसमानदा इलाकों में होने वाली ज्यादतियों का तो खूब शोर मचाते हैं, लेकिन कराची के इस महंगे तरीन इलाके में रहने वाले अमीर तरीन खानदानों के बारे में भी कोई बात होगी जिन्हें शायद अपने घरों से सिर्फ इसलिए बेदखल कर दिया गया कि यहाँ बिलावल हाउस के डंगरों को पाला जा सके। कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। तो खुद पर आ जाए तो क्या सब जायज़ हो जाता है? ना पड़ोसियों की तकलीफ नज़र आई, ना रिहायशी इलाके में जानवर पालना गलत लगा। सिंध के वज़ीर तैमूर तालपुर बिलावल हाउस में डंगर के दिफा में बोल पड़े, जबकि वफाकी वज़ीर अली जैदी कहते हैं कानून बनाने वाले ही ऐसा करेंगे तो क्या होगा। समा के प्रोग्राम 7 से 8 में सियासी रहनुमाओं ने क्या रद्द अमल दिया, आइए देखते हैं। बिलावल हाउस में ढोर डंगर, प्रोग्राम 7 से 8 में सियासी मुखालिफिन की तनकीद। वफाकी वजीर अली जैदी ने कहा कानून बनाने वाले ऐसा करें तो ये अफसोसनाक है। उस पार्टी का सरबराह अगर कानून तोड़े जो कि पूरे सूबे की हुक्मरान हो, अब इसके आगे आदमी क्या सवाल कर सकता है? इनके पास कानून की कोई इज्जत नहीं करते। दे हैव नो रिस्पेक्ट फॉर द लॉ। ये समझते हैं कि ये खुद कानून है। सिंध में ओपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख बोले पीपल्स पार्टी ने सिंध को जाती जागीर बना लिया है। क्या कोई आम आदमी अपने घर में कोई मुर्गी खाना भी खोल सकता है, 20 मुर्गे पाल सकता है? नहीं, इनके इदारे आ जाएंगे वहाँ। लेकिन इशू ये है कि यहाँ एक सिविलियन डिक्टेटरशिप सिंध में कायम है। दूसरी जानिब सिंध के वजीर तैमूर तालपुर की मैं ना मानूं की रट बरकरार रही। देखिए जी, दर्जनों तो है ही नहीं, दर्जनों की तो बात ही नहीं है। अब देखें, हम तो एतराज नहीं करते ना, बनी गाला में कुत्ते पल रहे हैं। तैमूर साहब, मैं कुछ इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि जो लोग देख रहे हैं ना सामने, वो आपकी बात भी सुन रहे हैं और सामने देख भी रहे हैं कि कितनी बड़ी तादाद में मैं फुटेजेस दिखा रही हूँ और आप क्या रहे हैं। तैमूर तालपुर ने ये दावा भी कर दिया कि रिहायशी इलाकों में जानवर पाले जा सकते हैं। जानवर रखने में मेरे ख्याल से सिंध हुकूमत की तरफ से कहीं भी कोई भी किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। लोग कुत्ते पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, भैंस पालते हैं, बकरा पालते हैं, वो हर किसी की अपनी मर्जी है। वाड़ा बनाने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है और ना ही कहीं बिलावल हाउस में वाड़ा बना हुआ है। अपने पालतू जानवर रखे हुए हैं और जितने इमरान खान न्याजी ने रखे हैं उससे बहुत कम रखे हुए हैं। पीपल्स पार्टी के वजीर ने इल्जाम लगाया कि मामले को सियासी तौर पर उछाला जा रहा है। बिलावल हाउस के डंगरों से पड़ोसियों को कोई तकलीफ नहीं है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है फ़लस्तीन की सूरत हाल पर होने वाला जनरल असम्बली का इजलास बहुत अहमियत रखता है। सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास से तवक्कुआत पूरी न हो सकीं। हमें तशवीश है कि फ़लस्तीन के वज़ीर ख़ारिजा की रवानगी में रुकावटें डाली जा रही हैं। जनरल असेंबली का इजलास बहुत अहम है। सिक्योरिटी काउंसिल से जो तवक्कुआत थी वो बदकिस्मती से इत्तफाक राय पर किसी नतीजे पे ना पहुंच सके, एक जॉइंट स्टेटमेंट वहां से ना निकल सका। अब ये पूरी जिम्मेदारी आयद होती है जनरल असेंबली के इजलास पर कि वो किस तरह इस डिबेट को स्टेयर करते हैं, किस तरह जो है दुनियावी रायामा को हमवार करते हैं और इस जंगबंदी में अपना किरदार अदा करते हैं। हमें तशवीश ये है कि फ़लस्तीन के वज़ीर ख़ारिजा की रवानगी में रुकावट डाली जा रही है और ये इजलास जो 20 तारीख को जनरल असम्बली का मुनक़्क़िद किया जा रहा है उसमें ओपनिंग स्टेटमेंट फ़लस्तीन के वज़ीर ख़ारिजा ने देनी है। और अगर ओपनिंग स्टेटमेंट वाला वज़ीर ख़ारिजा ही नहीं होता तो उस इजलास से क्या अखज़ किया जाएगा, उसकी अहमियत क्या रह जाएगी। मैं बड़ा क्लियर हूँ, ये इसका मुकाबला कर सकती है अवामी कुव्वत,
पब्लिक ओपिनियन की कुव्वत, वो लोग मुतहर्रिक हो रही हैं। और अगर ये आवाज पूरी दुनिया में अगले 48 घंटे में गूंज जाती है तो अमेरिका को सुनना होगा, अब तल अवीव को सुनना होगा। तल अवीव दुनिया से अलग तलग नहीं हो सकता। दुनिया की ओपिनियन के सामने कोई ताकत नहीं है। सबसे बड़ी वीटो पावर अवाम की कुव्वत की है, और वो वीटो पावर जब सामने इस्तेमाल होगी तो सब घुटने टेक देंगे। पाकिस्तान ने इसराइली मजालिम के शिकार फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद भेजने का फ़ैसला कर लिया। फ़लस्तीन में मेडिकल इमरजेंसी की सूरत हाल को देखते हुए इमदाद रवाना की जाएगी। कोरोना वबा से लड़ने के लिए भी मदद की जाएगी। वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसराइली बर्बरियत का शिकार फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआ भी कराई। बरतानिया पलट मायजा कत्ल केस की तफ्तीश में मजीद 2 नए केसेस किरदार सामने आए। रिपोर्ट कर रहे हैं जहांगीर खान। मायरा कत्ल केस की तफ्तीश में नया मोड़। जेरे हिरासत इकरा ने 2 नए किरदारों की निशानदही कर दी। पुलिस तफ्तीश में इकरा के बयान के मुताबिक वकुआ के रोज सज्जल नामी लड़की और अली नामी लड़का सहरी तक मायरा के साथ मौजूद रहे, जिनके जाने के बाद उसने कुछ वक्त मायरा के साथ गुजारा और सोने के लिए चली गई, जबकि मायरा ने कमरा लॉक कर लिया था। इकरा का मौकफ है कि जब वो सुबह उठी तो मायरा का कत्ल हो चुका था। पुलिस का कहना है कि डिफेंस बी के जिस घर में कत्ल हुआ उसका किराया नामा भी इकरा हमदानी के नाम है। दोनों सहेलियां बालाई मंजिल पर 2 अलग कमरों में रिहाइश पजीर थीं। मुल्जिम साद अमीर भट्ट के बयान के बाद इकरा का बयान तफ्तीश का हिस्सा बना दिया गया है, जबकि मुकदमा में नामजद दूसरा मुल्जिम जाहिद जरोन अब तक शामिल तफ्तीश नहीं हुआ। जहांगीर खान, समा, लाहौर। जिला गांचे के इलाके चोरबट में ईद कप पोलो टूर्नामेंट का इनेकाद हुआ। फाइनल में लोगों का भरपूर जोश खरोश देखने में आया। जुल्फ़िकार अली सिद्दीकी रिपोर्ट कर रहे हैं। राजाओं की सरजमीन में राजाओं का खेल फ्री स्टाइल पोलो पूरे गिलगित बल्तिस्तान में बड़े शौक से खेला जाता है। इसे सूबे का इलाकाई खेल भी कहते हैं। कहा जाता है कि सबसे पहले ये बज़ में मौसीकी, हरीब, ये डांस, बांस, पोलो, ये सारे लद्दाख से शुरू हुआ था और इसकी हदें तकरीबन पूरी नॉर्दर्न एरियाज में बढ़े थे। ईद की खुशियां दुबाला करने के लिए वादी चोरबट में हर साल पोलो टूर्नामेंट का इनेकाद किया जाता है। हर गांव की टीमें हिस्सा लेती हैं। गांचे में भी होता है और चोरबट शिक्षा हमारा सर मुकाम है। यहाँ भी ईद के मौके पर जैसे आज़ादी के मौके पर पोलो मैच भरपूर अंदाज से खेला जाता है। इन दिलचस्प मुकाबलों को देखने के लिए दूर दराज से क्या बच्चे और क्या बड़े सब ही पोलो ग्राउंड का रुख करते हैं। बहुत एंजॉय कर रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पर काफ़ी तादाद में शायकीन हैं। मकामी लोगों ने डीसी गांचे से अपील की है कि यहाँ के ग्राउंड की हालत बेहतर बनाने के लिए इक़दामात किए जाएं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।